सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है अब होने ही वाला है, यानी कि अब ज़्यादा दिन जो है वो बचा नहीं है, कुछ ही महीने में एग्ज़ाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर जो है हम अभी जो शुरुआत जो है वह यूजीसी नेट को लेकर जो है वह शुरुआत करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 जो होता है, अगर आप इतिहास के छात्र हैं यानी कि हिस्ट्री के, तो पेपर 2 जो होता है वो आपका क्या होता है, आपको हिस्ट्री का जो है पूरा का पूरा जो है वह होता है। वह पूरा पूरा आपको क्या है, एमसीक्यू आपको उसमें आता है, जिसमें आपको अभी मैं 50 एमसीक्यू आपको कराने वाला हूं, बाद में आपको 100 का भी मैं आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, और इसमें जो है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको हर एमसीक्यू का मैं कराऊंगा, यानी कि हर ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और यह मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आपको इसका जो पीडीएफ है आपको बढ़िया से आपको जो है वो प्रोवाइड जो है वो कर दिया जाएगा। साथ ही और भी इसके रिलेटेड कोई नोट्स होगा तो उसको आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहला। अब तो इसकी शुरुआत जब हम करते हैं तो पहला हमारा जो प्रश्न होता है, यानी कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जो है जल भंडार का साक्ष्य जो है वह मिला है, यानी कि जल भंडार का जो एविडेंस है वह कहाँ पर मिला है। तो इसका एविडेंस आपको कहाँ पर मिला है, वह है लोथल, यानी कि लोथल में आपको जो है उसका एविडेंस जो है वह आपको मिला है। ठीक है, लोथल है। तो लोथल में के साथ आपको एक और भी बात बता दूं कि यह हड़प्पा का जो है महत्वपूर्ण जो है वह केंद्र रहा है, स्थल है, आपको पता है। और यह बंदरगाह भी आपको रहा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं बंदरगाह अगर पाया गया तो वह लोथल ही था, जैसा कि आपको पता है। तो जैसे कि आपको पता है लोथल जो है 1954 में आपको क्या है, इसकी जो है खोज जो है वह की गई। ठीक है, और SR राव ने इनकी जो है वह खोज जो है उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, और इसके साथ ही यह साबरमती के साबरमती की सहायक नदी जो भोगवा है, ठीक है, यानी कि साबरमती की सहायक नदी जो भोगवा नदी के किनारे पर यह जो है वह स्थित है। ठीक है, चलिए, तो और यह कहाँ पे है, आपको गुजरात में, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाइएगा और इसको मैं इंग्लिश में भी अगला वीडियो से मैं इंग्लिश में भी आपको लाते रहूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी यह वीडियो रहेगा, पूरा का पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रहेगा, जो प्रश्न है उस दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जो है की है। ठीक है, तो किसने जो यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने किया है, तो इसका जो उत्तर होगा वह कौन होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है जेसी बोस, दूसरा बी है मेघनाथ साहा, होमी भाभा तीसरा है, और डी जो है महेंद्र लाल सरकार। तो यानी कि इसमें कौन सा आपका उत्तर जो होगा वह सही होगा, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा वह डी होगा। अब एक एक करके हम जान लेते हैं कि किसने क्या क्या आविष्कार जो है यानी कि खोज जो है वह किया है। तो देखिए, तो जेसी बोस जो है, जेसी बोस ने आपको जो खोज किया है, तो इन्होंने कैस्क्रोग्राफ की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, कैस्क्रोग्राफ की जो है इन्होंने खोज किया था। इसको मैं और भी पतला कर देता हूँ, कुछ ज्यादा मोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसके बाद है मेघनाथ नहीं है, ये मेघनाद है, मेघनाद शाह। ठीक है, मेघनाथ यहाँ पे है। ठीक है, ये मेघनाथ यहाँ पे नहीं है, मेघनाथ। ठीक है, ये मेघनाथ ही है। तो मेघनाथ शाह ने आपको क्या खोज की थी, 1920 में इन्होंने थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया था, मेघनाथ साहा ने आपको किसकी खोज की थी, 1920 में थर्मल आयनाइजेशन
इक्वेशन की खोज जो है इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए इसके साथ ही होमी भाभा ने क्या किया था, तो होमी भाभा ने आपको क्या किया था, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत किया था। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की क्या है, उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इसका जो पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहां पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्विकी जामोटा मेरा नाम है, और सॉरी क्विकी जामोटा मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम, मेरा नाम जो है वो अंकित सिद्धार्थ है। और यहाँ पर हम यूपीएससी बीपीएससी और दरोगा यूजीसी नेट और इग्नू और एनयू का भी अगर छात्र है तो यहाँ पर आप पूरा जो है तैयारी जो है बढ़िया से जो है वह कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही अब तीसरा प्रश्न पे मैं जा रहा हूँ। तो इसका उत्तर जो है आप बताइएगा मुझे आप, और कितना आपका सही हो रहा है यह भी मुझे बताइएगा कि आपने कितना अभी तक जो है इसमें 50 में से कितना आपने सही किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए तीसरा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी कि यह पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले जो है वह लिखा गया है, इसके आधार पर जो है वह आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि कौन सबसे पहले आपको लिखा गया, इसके आधार पर इन चीज़ों को जो है वह बताना है। तो जैसा कि आपको इसमें पहला जो दिया हुआ है इंडिका, पहला दिया हुआ है इंडिका, दूसरा है ऋग्वेद और तीसरा अर्थशास्त्र और यह है त्रिपिटक। ठीक है, चलिए तो इसमें तो जाहिर सा दिखाई दे रहा है कि आपको इसका उत्तर जो है कौन होगा। देखिए तो जैसा कि आपको पता होगा कि यह जो है वैदिक काल में आपको शुरुआत हुआ था, तो जाहिर सी बात यह पहला होगा। ठीक है, ठीक ना, यह पहला होगा। इसके बाद ऋग्वेद जब हुआ तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बौद्ध धर्म आता है, जिसमें क्या है त्रिपिटक आता है आपको, तो यह क्या होता है आपको दूसरा होता है। और इंडिका यानी कि इसके बाद आपको क्या अर्थशास्त्र और इंडिका, इन दोनों में से पहले कौन लिखा गया है बताइए। तो इन दोनों में से पहले अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो है वो पहले लिखा गया। ठीक है, यानी कि जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, क्योंकि बौद्ध धर्म के बाद क्या है मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश में क्या है अर्थशास्त्र लिखा जाता है जब मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है उसमें जो फॉरेनर है घूमने आते हैं इंडिका, यानी कि मेगास्थनीज जो है घूमने आते हैं यहाँ पर इंडिया में, भारत में, ये क्या है यह चौथा आपको हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है वह हो जाता है। और त्रिपिटक में आपको क्या है तीनों का तीनों आपको याद होना चाहिए। तो सुत पिटक और यह है विनय पिटक, और तीसरा जो है क्या है अभिधम पिटक जो है वह है। चलिए तो यह आपका कंप्लीट हो गया। चौथा पे अब हम पहुंचते हैं। फोर्थ हमारा पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर जो है वह चुनिए। ठीक है, यानी कि सिंधु जो है वो कौन किससे रिलेटेड है, रावी जो है किससे रिलेटेड है, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सिंधु जो है, जैसा कि आपको पता है कि सिंधु जो है आपको किससे रिलेटेड है, मोहन जो दड़ो से आपको रिलेटेड है। ठीक है, रावी जो है जो नदी है, यानी कि यह सभी नदी है। ठीक है, तो रावी नदी जो है वह किससे रिलेटेड है, वह है हड़प्पा से। ठीक है, घग्घर जो है नदी वह किससे रिलेटेड है आपको, तो वह है आपको कालीबंगा से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सतलज किससे रिलेटेड है आपको, वह है रोपड़ से। ठीक ना, तो इसका जो उत्तर होगा वह कौन हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। ए का 2 बी का 4। ठीक ठीक ना, हाँ यही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं अब। तो इसमें भी कह रहा है कि मतलब कि इसको भी मिलान करना है, ज्यादा क्वेश्चन जो है डीपली आपको ऐसा ही पूछा जाता है नेट यूजीसी नेट में पेपर 2 को लेकर। तो इसका जो है सूची 1 और सूची 2 जो है आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो कार्नेडियम बीड जो है वह किससे रिलेटेड है, इसको आपको बताना है। एक बार आप देख लीजिए प्रश्न को ठीक से। चलिए तो अब शुरू करता हूं मैं। तो कार्नेलियन बीड जो है वह किससे रिलेटेड है, वह है हड़प्पा से रिलेटेड। ठीक है,
इसके बाद ताम्र जो है वह किससे रिलेटेड है? ताम्र जो है वह है राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद अरिकामेडु जो है वह किससे रिलेटेड है? अरिकामेडु आपको यह है बंदरगाह, बंदरगाह से रिलेटेड। ताम्रलिपि किससे रिलेटेड है? तो ताम्रलिपि जो है वह कैसे आपको रिलेटेड है? बंगाल से, जैसा कि अब लास्ट ऑप्शन बचता है। चलिए, तो इसका उत्तर कौन सा होगा 5 का? तो 5 का उत्तर जो होगा वह होगा डी हो जाएगा। चलिए, अब 6 नंबर को देखते हैं। अब तो 6 नंबर में आपको दिया हुआ है कि इसको भी मिलान आपको करना है। तो पहला जो दिया है आर्नोल्ड, डेविड आर्नोल्ड और डेविड लुडेन, ठीक है। और डेविड पेज और सीए बेली, इन चारों का मिलान करना है आपको, किससे कौन कौन किताब जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसको चलिए मिलान करते हैं अब। तो डेविड आर्नोल्ड ने क्या लिखा था? द कांग्रेस इन तमिलनाडु, ठीक है। इसको सब ये आपको याद रखना है। द कांग्रेस इन तमिलनाडु जो है इन्होंने लिखा था। डेविड लुडेन ने क्या लिखा था? डेविड लुडेन ने आपको द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंड, हाँ यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, यानी कि चौथा जो है इन्होंने लिखा था। डेविड पेज ने आपको क्या लिखा था? डेविड पेज ने आपको लिखा था प्री प्री डेविड पेज ने आपको लिखा था प्रील्यूड टू पार्टीशन, जो है इन्होंने लिखा हुआ था। चलिए, फिर सी यानी कि सी ए बेली ने, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वह सेकंड पे जाता है, यानी कि दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। द पॉलिटिक्स इलाहाबाद है, ठीक है। इसको रिलेटेड इन्होंने किसने लिखा था? सी ए बेली ने लिखा था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा आपको? यानी कि 6 का उत्तर आपको हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। पहला का तीसरा, ठीक है। बी का जो है चौथा होगा, और सी का जो है 1 हो जाएगा, और डी का जो है वह 2 हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने किया। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है? यह है पंचजन, यहाँ पे लिखा है पंचजन, ठीक है। तो ऋग्वेद में पंचजन जो है किसे घोषित करता है, ठीक है। तो पंचजन का क्या अर्थ होता है ऋग्वेद में, और किसको मतलब कि घोषित जो है वह किया जाता है? घोषित मैं कह रहा था, सॉरी, घोषित जो है वह किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा यानी कि ए होगा, ठीक है। तो आर्यों का 5 जनजातियों को जो है वह बताया जाता है। तो आर्यों के 5 जनजाति कौन सा है? अब हम देखते हैं इसको थोड़ा। तो आर्यों के 5 जनजाति यानी कि क्या थे? ये 5 कबीले हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, उनका पहला जो है अन्नु है, अन्नु। और इसके बाद द्रुहु है। तीसरा है आपको पुरु। चौथा आपको जो है तुर्वसु है, ठीक है। पांचवा आपको क्या है? यदु है, ठीक है। यही 5 जो है वह थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। चौथा एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अपने से भी थोड़ा क्लियर करिएगा। चलिए चलिए, क्लियर हो गया इसको। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारण जो है ऋग्वेद में उल्लेख है, ठीक है। तो यानी कि देखिए, ये 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर है, ठीक है। इसको क्या है, 6 है नंबर ये, और ये सातवां नंबर जो है प्रश्न है, और ये जो है 8वां नंबर प्रश्न है, ठीक ना। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में जो है वह उल्लेख है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, यानी कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख जो है वह किया गया है। तो इसको देखते हैं कितने कारणों का, यानी कि 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो इन चारों में से बताना है आपको। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। तो ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में, तो ऋग्वेद के आपको तो ऋग्वेद में आपको चतुर्थ मंडल में आपको कृषि संबंधी जो क्रिया है उसके बारे में जिक्र जो है वह किया गया है, ठीक है।
उल्लेख जो है इसके बारे में, जो कृषि संबंधी उल्लेख जो है आपको मिलता है। पहले ये आपको यह ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको एक और ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या है, 5 जो है ऋतुओं को जो है ध्यान में आपको रखना है। 5 ऋतु, 5 ऋतुओं का भी उल्लेख जो है इसमें मिलता है। ठीक है, चलिए तो ऋग्वेद को, और ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 कारणों का उल्लेख जो है वह किया गया। यानी कि पहला और 10वां जो मंडल है इसमें क्या है, इसमें आपको कृषि को बढ़ावा देने का जो है वह चीजें जो है वह बताई गई है। ठीक है, कृषि को लेकर। चलिए, और इसके 5 कारण भी आपको बताए गए हैं, तो इसको 5 कारण भी अब आप जान लेते हैं एक बार। और आपको पता होगा कि पहला और 10वां मंडल जो है वह क्या है, बाद में जो है वह ऋग्वेद में जो है वह 10वां मंडल जो है वह जोड़ा गया। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसमें पहला जो है, पहला आपको है हल चलाना, दूसरा आपको है बीज बोना, और तीसरा आपको है हंसिया से फसल काटना। ठीक है, चौथा आपको है अनाज कूटना, पांचवा आपको है दाने अलग करना। ठीक है, तो ये जैसे देखने से लगता है कि आपको पूरा का पूरा क्या है, जो फसल यानी कि कृषि का जो क्रिया है जो हम करते हैं अभी, जो अभी फिलहाल तक उसको क्या है वह दिखाया गया। ठीक है, चलिए, तो ऋग्वेद में आपको कितना श्लोक है आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 10,000 से लेके 552 इसका श्लोक है आपको ऋग्वेद में। ठीक है, जिसमें आपको 24 जो है श्लोक जो है वह जो महत्व है यानी कि कृषि को लेकर जो है वह दिया गया है। ठीक है, कृषि को लेकर उल्लेख जो है वह किया गया है 24 श्लोकों में। ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा जो है वह कौन था? तो पहला राजा कौन था इसको आपको बताना है अब। तो आपको जैसे कि ए जो दिया है कुजुल कडफिसस। ठीक है, बी दिया है आपको विम कडफिसस। ठीक है, सी दिया है आपको कनिष्क दिया है, और डी जो है वह आपको चंद्रगुप्त दिया है। तो सोने के सिक्का जो जारी किया था वह पहला राजा जो है वह कौन था? तो आपका उत्तर जो होगा वह होगा बी होगा। ठीक है, विम कडफिसस आपको जो है इसका उत्तर जो होगा विम कडफिसस जो है वह होगा। ठीक है, और भारत में सोने का सिक्का कर जारी करने वाले यह पहला राजा है। और यह किस वंश का है आपको? तो यह आपको किस वंश का है? आपको कुषाण वंश का है। आपको पता होगा कि कुषाण वंश ही ने क्या किया था, सबसे पहला जो है सोना का सिक्का जो है वह घोषित किया था। आपको पता होगा ये बात। ठीक है, चलिए, और इन सिक्कों पर क्या होता था, शिव, नंदी एवं त्रिशूल की जो आकृति जो है वह बनी रहती थी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 10वां हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत, ठीक है, किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी जो है वह किया था? यानी कि संस्कृत में किसने जो है विस्तृत यानी कि विस्तार से जो है अभिलेख जो है वह जारी किया था? तो इसका उत्तर जो है अभी तो यही रुद्रदामन यानी कि बी, उसका उत्तर जो है वह तो दिखिए गया आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आपको बी होगा। ठीक है, चलिए और रुद्रदामन का आपको नाम जो है वह आपको फेमस है, आपको पता ही होगा कि इन्होंने आपको क्या है मौर्यकालीन में सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को जो है क्या है किसने बनवाया था? रुद्रदामन में ही आपको बनवाया था। यानी कि सुदर्शन जो झील का जो मरम्मत अगर किया गया था यानी कि टूटे हुए बांध को, तो मौर्यकालीन जो था यानी कि मौर्यकालीन था वह टूट गया था। ठीक है, दोबारा से, तो उसको फिर से मरम्मत करा के किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने जो है वह बनवाया था। इसलिए इनका नाम जो है वह खास है, बार बार यह पूछा भी जाता है।
तो इस आगे है 11वां हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है गुप्त काल में प्रयुक्त पद यानी कि प्रयुक्त पद है। ठीक है, प्रयुक्त पद जो है भुक्ति को घोषित करता है। ठीक है, मुक्ति की है कि मुक्ति को घोषित करता है, यह भुक्ति है। ठीक है, यह भुक्ति ही है। ठीक है, यही है। तो भुक्ति को कौन सा पद जो है गुप्त काल में घोषित करता है, तो 11 का उत्तर आपको क्या होगा, आपको पहला दिया है आपको प्रांत दिया है, बी दिया है आपको जनपद दिया है, सी दिया आपको नगर परिषद और डी जो है ग्राम। ठीक है, तो इसका पहला जो उत्तर होगा वह होगा आपको यानी कि प्रांत। तो भुक्ति को क्या है, कौन सा जो प्रयुक्त पद जो है वह घोषित करता है आपको, तो वह है प्रांत। तो इसके बाद एक्सप्लेनेशन और भी कुछ जान लेते हैं कि गुप्त काल में प्रांत को अवनी और भुक्ति कहा जाता था। ठीक ना, गुप्त काल में प्रांत को आपको, जो गुप्त काल था उसमें प्रांत को आपको भुक्ति और इसके साथ ही आपको अवनी भी आपको कहा जाता था। तो हो सकता है अवनी पूछ ले इस बार, अवनी जो है वह पूछा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, अब भुक्ति के शासक को क्या है, इसके शासक जो है यानी कि इस पे जो शासन करते थे, शासक को क्या कहते थे आपको, इसके शासक को कहते थे उपरीक जो है वह कहा जाता था। ठीक ना, उपरीक इनके शासक को जो है वह कहा जाता था और जिसकी नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा जो है की जाती थी। उल्लेखनीय है कि पद पर राजा या के लोग ही जो वह उन्हीं को यानी कि राज परिवार के लोग को ही वह प्रदान जो है वह पद जो है वह किया जाता था। ठीक है, और इसके अन्य लोग भी आपको पद परंतु कभी कभी जो है वह क्या है, कभी कभी अन्य लोग भी जो है इसको इस पद को जो है वह धारण जो है वह कर सकते थे। ठीक है, यह पद है आपको ऊपरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक यानी कि ए तथा दूसरे के कारण जो है वह बताया गया। तो यह तो आपको पता होगा इसके बारे में, ये कैसे किया जाता है आपको पता ही होगा। चलिए रुकिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो पहला दिया है निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मातालंबियों के लिए अछूत थे। यानी कि जो निषाद जो जाति हुआ करती थी वो कहा जा रहा है कि यानी कि बौद्ध जो मातालंबियों जो थे उनके लिए क्या थे, उनके लिए अछूत थे। ठीक है, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि के निर्माताओं की मनोवृत्ति के साक्ष्य को जो है वह दर्शाता है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है अब हम करने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि इसका उत्तर जो है वह क्या होगा, आपको ए होगा। ठीक है, ये जो है वह सही है। ठीक है, ये सही है, परंतु आर जो है वह सही नहीं है, इसको याद रखिएगा। आर जो है वह ए जो है वह सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है आर यानी कि ए का एक्सप्लेनेशन आर में दिया गया है वह जो है वह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जाति सिस्टम की वजह से जो है उनको वो अछूत जो है वह नहीं मानते थे। ठीक है ना, यह जाति सिस्टम की वजह से नहीं मानते थे। जो निषाद जो जाति थी, निषाद, ठीक ना, तो निषाद जो जाति थी इसलिए अछूत थी, अछूत थी यानी कि अछूत थी किसके लिए, बौद्धों के लिए। इसलिए अछूत थी क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिकार जो है वह किया करते थे, जिसके वजह से वो हिंसा को जो है बौद्धों ने क्या कहा था, मना किया था। हिंसा को उन्होंने क्या है बैन किया था। और ये क्या करते थे, हिंसा किया करते थे, यानी कि शिकार इन्होंने किया करते थे। कैसे हिंसा किया करते थे, तो शिकार करके। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या है, इनको क्या है, शूद्र जो है यानी कि अछूत जो है, अछूत जो है इनको माना था। ठीक है, तो इसका जो है कारण जो आर दिया हुआ है इसका जो रिलेटेड, यही ध्यान देना है आपको। तो यह बताया गया कि ब्राह्मणीय विधि का निर्माताओं यानी कि जैसे जाति सिस्टम था उसमें आपको नीचा दिखाया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे दिया हुआ है कि इसको भी आपको बताना है। कथन ए कह रहा है, कथन बी उसका कारण सही है कि नहीं इसको देखकर आपको बताना है। तो कथन ए कहता है कि ईसा काल की प्रथम 5 शब्दावलियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की जो है वह स्थापना की। तो इसमें कहता है कि ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की
और बी बताता है कि पुरातात्विक अवशेष से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत जो है वह नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यह कथन जो है कौन सही है कौन गलत है इसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो होगा ए होगा। ठीक है, तो ए यानी कि ए सही है, यह ए सही है, लेकिन यह जो है वह गलत है। इसका मतलब यानी कि ए कहता जो है वह सही है कि ईसा काल में प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की, यह सही है। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेन यह करता है, यह क्या है, यह गलत है, नीचे वाला जो है वो गलत है। चलिए, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित को इसमें कालानुक्रम यानी कि इसको पीरियड के अनुसार कौन पहले हुआ होगा, इसके अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है, आपको इतिहास के अनुसार। ठीक है, तो इसको जो है आपको बताना है, आपको इसका उत्तर जो है वह कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपको सी होगा, यानी कि तीसरा जो है वह आपको पहला होगा। ठीक है, यह होगा पहला। इसके बाद आपको क्या है, भट्टी जो है वह दूसरा होगा। तीसरा में आपको क्या होगा, आपको माघ जो है वह तीसरा होगा, और चौथा जो है श्रीहर्ष जो है वह चौथा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं अभी भारवी। ठीक है, भारवी, तो भारवी क्या है, 6ठी शताब्दी में हुआ था। छठी एक यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भारवी जो है 6ठी शताब्दी में है। ठीक है, 6ठी शताब्दी में, और दूसरा जो है वह कब है, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में, और इससे थोड़ा पहले ही है, 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध में, यानी कि थोड़ा सा पहले ही हुआ था, यानी कि भट्टी जो है। और इसके बाद जो है माघ जो है वह क्या है, आपको 7वीं शताब्दी इसका भी जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, और श्रीहर्ष क्या है, आपको 12वीं शताब्दी में जो है वह था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे दिया है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर जो है वह दीजिए। ठीक है, तो यानी कि आपको जैसा कि आप देख सकते हैं ये राजाओं का नाम है, और इनको बताना है कि कौन सा पहले जो है वह राजा हुए, इसके अनुसार जो है आपको बताना है वही चीज जो पुराना मैंने बताया आपको पहले। तो इसका जो उत्तर होगा आपको वह होगा पहले तो आपको यह जानना होगा कि धर्मपाल जो है वह पहले हैं। ठीक है, धर्मपाल, क्योंकि इनका जो है 770 से 810 ईसा पूर्व जो है इनका जो है पीरियड जो है वह रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वत्सराय जो है वह वत्सराज जो है वह है। ठीक है, 780 से आपको 800 ईसा पूर्व। ठीक ना, चलिए, इसके साथ जो है जबकि प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा जो मिहिर घोष जो है, यानी कि मिहिर घोष, यानी कि तीसरा, यह 836 से 885 जो है वह क्या है, इनका जो है काल जो है क्रम जो है वह रहा है। इसके बाद महेंद्र पाल का जो है काल क्रम जो है 885 से, ठीक है, इनके बाद देखिए कैसे होता है 910 से यह रहा है। तो इसका जो उत्तर जो होगा वह होगा आपको सी होगा इसका उत्तर। ठीक है, कि पहला यानी कि पहला, और चौथा यानी कि वत्सराज, और दूसरा मिहिर घोष यानी तीसरा, और चौथा में आपको क्या होगा, महेंद्र पाल होगा। ठीक है, तो सी इसका उत्तर होगा। चलिए आगे दिया है फिर से 16 नंबर कि जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर जो है वह दीजिए। ठीक है, तो पहला जो यह है गणतंत्र, और कैसा आपको हुआ था, इसको आपको सुमेलित जो है अब आपको करना है। ठीक है, तो गणतंत्र का जो है किससे मिलान आपको आप करते हैं, तो गणतंत्र किससे जुड़ा हुआ चीज था आपको, तो यह आपको पता ही होगा। तो गणतंत्र कब आपको लागू हुआ था, गणतंत्र आपको 6ठी शताब्दी में जो है वह लागू हुआ था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आपको गणतंत्र जो है आपको देखने को जो है वह मिलता है, जैसा कि आपको पता होगा। और उत्तरी काली, इसके बाद उत्तरी काली पालिश सड वेयर जो है वो आपको कहाँ पे है, नहीं ये लिखा है उत्तरी ये पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे जो बी है, बी को मैं लिखता हूँ, बी को इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यानी कि नॉर्थ ब्लैक। ठीक है,
ठीक है। नॉर्थ ब्लैक आपको पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, वेयर है ये, ठीक है, पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनबीपीडब्ल्यू आपको, यह आपको हिस्ट्री में आपको मिलता है बार बार, ठीक है। तो यह आपको कहाँ पर पाया गया था, तो गंगाई मैदान के पास जो है यह पाया गया था, ठीक है, गंगाई मैदान के पास, चौथा इसका जो उत्तर होगा वह होगा, ठीक है। चलिए, सी जो है इसका जो है यह है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख जो है वह किससे है, तो गिरनार अभिलेख जो है रुद्र दामन से जो है वह इसको रिलेटेड आप है, ठीक है। और शाक्य जो है क्या है, शाक्य जो है कपिल वस्तु आपको भी पता होगा, ठीक है। चलिए, तो 16 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 16 का उत्तर, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। चलिए, आगे एक्सप्लेन करने वाला जो चीज होगा मैं उसको करते जाऊंगा। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि तारीख ए फिरोज शाही का लेखक जो है वह कौन है, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है। तो ए दिया है शम्स ए सिराज आसिफ, बी है अमीर खुसरो, सी है मीर खुर्द और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए होगा, ठीक है, यानी कि शम्स ए सिराज आसिफ अफीफ है, ठीक है, अफीफ है, सॉरी, शम्स ए सिराज अफीफ जो है इनका उत्तर जो है वह होगा। चलिए, देखिए, तीन लेटर का नाम है, तो 3 लेटर का यह भी जो है इनका भी जो है नाम जो है आप देख सकते हैं। चलिए, इनके बारे में कुछ और भी जानकारी जो है वह जान लेते हैं। तो शम्स ए आसिफ अफीफ जो है, अफीफ जो है, जैसे कि मैं बता रहा था, अफीफ जो है आपको तुगलक के दरबारी कवि थे, ठीक है, तुगलक के यह क्या है, दरबारी कवि है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। यह दरबारी कवि नहीं थे, सॉरी, ये गलती है, कवि नहीं थे, ये इतिहासकार थे, ठीक है। तो यह क्या थे, इतिहासकार थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे और अमीर, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही और भी कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। अमीर खुसरो जिन्होंने क्या किया था रचना, अमीर खुसरो की राजधानी क्या है, सॉरी, रचना जो है उन्होंने किया था तुगलक तुगलक नामा, ठीक है, तुगलक नामा का जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिखा था, रचना किया था, ठीक है। और इसके साथ ही किरान उस सादेन का भी इन्होंने रचना जो है उन्होंने किया था, ठीक है। 18 जो प्रश्न है अब उस पर हम पहुंच चुके हैं, 18 नंबर का, और अभी तक आपने कितना सही किया है आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवाद यद उल, यानी कि देखिए लिखा हुआ है यह, ठीक है, जो हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग का अभिलेख है, ठीक है, डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख जो है किसके द्वारा जो है, यह काफी जो है टेढ़ा मेढ़ा यह प्रश्न है, 18 वाला जो नंबर है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 18 वाला नंबर क्या कहता है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको। तो अमीर हसन आला जो सिज्जी है उनके द्वारा संकलित जो है कृति है, ठीक है, उनके द्वारा संकलित कृति है, जिसका जो कृति का नाम क्या है, फवायद उल फुआद, ठीक है, उनके द्वारा संकलित कृति है जो निम्नलिखित में से किसके, यानी कि किसके अभिलेख का है, ठीक है, वह अभिलेख किसका है, तो किसके अभिलेख से वह जुड़ा है, यानी कि डूइंग एंड सेइंग्स का अभिलेख है, ठीक है। तो वह अब आपको बताना है किससे वह जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है, और भी इसको हम डिटेल में बताएंगे। तो पहला दिया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बी दिया है आपको शेख फरीदगंज शक्कर,
सी है आपको शेख सलीम चिश्ती, डी है आपको शेख निजमुद्दीन ओलिया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा 18 नंबर का वो होगा डी, यानी कि डी होगा। ठीक है, यानी कि शेख निजामुद्दीन ओलिया जो है इसका उत्तर जो है वह होगा। आइए इनके बारे में और कुछ ज्यादा जानते हैं कि यह कह क्या रहा है। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है कि अमीर हसन आला जो सेजी है, तो उनके द्वारा जो संकलित कृति है, ठीक है, यह कृति है जिसका नाम जो है फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ है। ठीक है, और इस ग्रंथ में किसका जो है वह उल्लेख जो है वह किया गया है, तो वह उल्लेख है जो है वह निजामुद्दीन ओलिया के बारे में जो है उन्होंने क्या है इस नामक जो है मंजिली उनकी जो है इनकी जो मंजिलिसे जो है, यानी कि सॉरी मजलिसे मजलिसे जो है इसमें क्या है, इनके जो मजलिसे जो है इनमें संकलित जो है वह किया गया। ठीक है, और इनका मुख्य ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, औलिया के इनके जो वचन है, ठीक है, इनके वचन है, इनके जो कार्य है, ठीक ना, इनके कार्य जो है वह दिया गया है। तो सेइंग्स यानी कि क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेइंग्स कहता है ना, सेइंग्स, तो सेइंग्स यानी क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपको वचन होता है इसका अर्थ। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा क्लियर, सेइंग्स इसका होता है वचन। ठीक है, और डूइंग्स का क्या अर्थ होता है, डूइंग्स का मतलब होता है आपको कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें किस में दिया गया है, तो आपको डी होगा इसका उत्तर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रश्न आपको। चलिए, तो सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ जो है वह क्या है, तो सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ जो है वह क्या बताया गया है, इसको आपको बताना है। 19 नंबर यह प्रश्न है, तो आपको बताना है कि सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ जो है वह क्या होता है। आइए, तो विलायत जो शब्द है इसका अर्थ जो है क्या होता है, आइए देखते हैं हम। पहला जो हमारा दिया हुआ है विदेशी क्षेत्र, इसके बाद है मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र और जमींदार का क्षेत्र। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी। सूफी जो है ज्यादा आपको क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ चीजें थी, तो इसीलिए इसका जो उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक ना, चलिए, तो विलायत का अर्थ एक ऐसी निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है जहां सूफी संत जो है आराधना जो है वह करते थे। ठीक ना, यहाँ पर आराधना वह करते थे। देखिए आराधना जो है वह यहाँ पर क्या है किया करते थे। और यह भी आपको ध्यान रहे कि सूफियों का, ठीक है, सूफियों के निवास स्थल, सूफियों के निवास स्थल को क्या कहते थे, तो सूफियों के निवास स्थल को क्या कहते थे आपको, तो सूफियों के निवास स्थल को कहते थे खानकाह। ठीक ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, खानकाह जो है सूफियों के निवास स्थल को हम कहते हैं। चलिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आपको जो यह वीडियो जो है वह बना रहे हैं, साथ ही आपको जो नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, काफी ही इसमें मेहनत जो है वह लगा हुआ है। चलिए, 20 नंबर है आपका, 20वां नंबर है कि राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंध किससे है। ठीक है, देखिए, तो जब जहांगीर का राज तिलक हुआ था उसी समय उन्होंने 10 अध्यादेश जो है वह जारी किया। ठीक है, अध्यादेश, तो उस अध्यादेश में 10वां जो अध्यादेश जो है वह पूछ रहा है कि वह किससे संबंधित है, यही जो है वह पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है हम देखेंगे, तो 10वां जो अध्यादेश है वह किससे संबंधित है। पहला जो दिया हुआ है कि उसके साम्राज्य के में शराबबंदी हो, या जागीरों के क्षेत्र के बारे में है, या राज्य की बीमार जनता का राज्य में खर्च का इलाज। ठीक है, राज्य के खर्च पर इलाज, या किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने के को रोकने को लेकर। तो यह किसको लेकर था, इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी, यानी कि जागीरों जागीरदारों के क्षेत्र को लेकर था। ठीक ना, चलिए, तो जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में 10वां अध्यादेश जो है वह 10वां अध्यादेश यानी कि जागीरों तथा मनसबों के सामान्य प्रमाणीकरण से क्या है वह संबंधित था। ठीक है,
और आपको इसके साथ ही पता होना चाहिए, इसके साथ ही इनका जो राज्याभिषेक था वह कहाँ हुआ था, यानी कि नवंबर 1605 में आपको, ठीक है, नवंबर 1605 में दिखाई दे रहा नहीं है, ठीक है। तो आगरा किले में, आगरा किले में हुआ था, और यहीं पर उन्होंने उपाधि जो है वह धारण किया था। अब यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे इन्होंने उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि था? तो नूरुद्दीन, ठीक है, नूरुद्दीन, यहाँ पे द है, इसके भी नीचे भी द है, ठीक है, नूरुद्दीन, नूरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। इसके बाद भी आपको बादशाह, जहांगीर बादशाह गाजी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उपाधि जो है इतना बड़ा जो है, देख सकते हैं इनका जो उपाधि का नाम है, इन्होंने यहाँ पर जो है वह धारण किया था, ठीक है। और धारण धारण किया, और इस अवसर पर उन्होंने 12वां जो अध्यादेश जो है वह जारी किया था। और उसी अवसर पर उन्होंने क्या किया था, 12वां जो है जो घोषणा जो है, अध्यादेश मतलब क्या होता है, घोषणा, अनाउंसमेंट, ठीक ना, अनाउंसमेंट किया था 12वां भी। आगे है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव जो है किसने रखी थी? तो जामा मस्जिद की नींव जो है किसने रखी थी, आपको पता ही होगा आपको। तो पहला जो दिया है सम्राट शाहजहां, इसके बाद दिया है बी जो दिया है महाबत खान, सी है आपको इस्लाम खान, डी है सम्राट औरंगजेब, ठीक है। तो इसका जो उत्तर जो होगा, उसका कौन सा उत्तर होगा, इसको आपको बताना है आपको। तो इसका उत्तर आपको क्या होगा, ए होगा, ठीक ना, शाहजहां, शाहजहां ने जो है वह किया था, ठीक है। चलिए, ये इसका उत्तर होगा। आगे हम जानते हैं और भी कुछ इनके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी नींव जो है शाहजहां ने, तो शाहजहां ने 1644 में जो नींव जो है शाहजहां ने जो क्या है नींव रखी थी, ठीक है, नींव रखी थी, जिसका निर्माण जो है पूरा होकर कब होता है, पूरा 1656 में इनका पूरा जो होता है वह पूरा हो जाता है, ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर से यह बनाया गया था, जैसा कि आपको पता है। और आगरा में, यही आगरा में भी यह है, ठीक है, आगरा में, इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना, आगरा में स्थित जो, आगरा में स्थित जामा मस्जिद है, आगरा में भी आपको जामा मस्जिद है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, यह है दिल्ली में, ठीक है। तो आगरा में जो स्थित है जो जामा मस्जिद, उसका भी निर्माण हुआ था। तो उसका निर्माण किसने क्या किया था? तो जहां आरा ने करवाया था, ठीक ना, जहां आरा ने करवाया था। चलिए आगे हम देखते हैं, 21 नंबर हो चुका है। आगे है कि अमीन के पद पर सृजन जो है सृजन किसने किया? तो अमीन के पद पर सृजन जो है किसने किया, इसको लेकर जो है अब प्रश्न है। तो अमीन के पद पर सृजन किसने किया? तो फिरोज तुगलक है, या अकबर है, या जहांगीर है, या जहां है, शाहजहां है, ठीक है। तो यानी कि सृजन क्या होता है, सृजन यानी कि क्या है, बनाया है किसने, ठीक ना। अमीन का पद जो है किसने बनाया था, किसके किसके काल में बनाया था? तो अमीन का पद जो है किसके काल में बना था? शाहजहां के काल में जो है वह बना था अमीन, ठीक है। तो अमीन का पद का सृजन जो है मुगल काल के शाहजहां काल में जो है वह हुआ था, ठीक है। और अमीन क्या करता है, आपको पता ही होगा। अमीन जो पहली बार, यानी कि यह पद जो है वह अमीन जो पद है, पहली बार आपको जो है किसके काल में जो है लाया गया इस नाम से, तो वह है शाहजहां का। अभी भी आपको पता है अमीन जो है वह होता है, और यह क्या करता है, राजस्व का निर्धारण जो है वह करता है, ठीक है। अभी भी अगर देखिएगा तो अमीन जो पद जो है अभी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये राज्य का निर्धारण जो है वह करता है परगनों में, ठीक है, किस कहाँ पे, परगनों में।
प्रत्येक, ठीक है। चलिए 23 नंबर आपको दिया है, अब 23 नंबर, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको। 23 नंबर दिया है कि नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक चलिए तो समझ गए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत ही ज़्यादा निकल चुका है। तो पहला जो दिया है और बी दिया है, तो इसका पहला बताया गया और इसका कारण जो है यह बताया गया है। तो अब बताना है कि सही है कि गलत है। तो पहला दिया है कि उत्तरी भारत में अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्र अप्रतिम स्थान जो है वो है, ठीक है। चलिए हमें पता है कि हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों से इसकी इस बात का साक्ष्य जो है वह मौजूद है। यह पूछा गया है कि हम आपको यानी कि पहला जो बताया गया है वह सही है कि नहीं है, इसको लेकर इसका स्रोत भी जो है वह मौजूद है। तो इसका जो है यह बताना है कि यह सही है कि नहीं है। चलिए जिसका जो उत्तर होगा इस बार जो होगा वह होगा डी होगा, यानी कि ए और आर जो है दोनों जो है वह सही है। यानी कि इसका जो एविडेंस है, यानी कि इसका जो साक्ष्य यानी कि एविडेंस है, इसका जो एविडेंस है इसमें भी जो हुआ पाया गया है यह सही है, ठीक है। यहीं से हमको स्रोत जो है वह मिलता है, ठीक है। चलिए तो इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक ना, पृथ्वीराज चौहान ने भारत को इस्लाम धर्म से प्रचार से जो है वह रोका था, इसीलिए इनको जो है महान सम्राट के रूप में जो है वह देखा जाता है। तो इस्लाम को क्या है, इन्होंने भारत में इस्लाम को काफी हद तक जो है इन्होंने रोका था, इसीलिए इनको क्या है महान सम्राट के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के भी क्या हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए तो 1191 में ईस्वी में आपको मोहम्मद गौरी, देखिए गौरी और तो गौरी वर्सेज, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे गौरी वर्सेज आपको क्या हुआ था, पृथ्वीराज की जो है वह लड़ाई जो है वह हुई थी। और इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इसको हम तराइन नाम से भी जो है हम जानते हैं। इसके बाद आपको 1192 में आपको क्या हुआ था, आपको गौरी और फिर से आपको होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध जो है वह होता है पृथ्वीराज के बीच में। तो इसके साथ ही यह क्या है, यह पहला है आपको, और यह सेकंड बार जो है वह होता है। तो इसमें क्या है, जो पृथ्वीराज है वह जो है बुरी तरह जो है वह हार जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि इसमें जो राज्य है और उसकी राजधानी जो है बताना है उस समय के हिसाब से। चलिए इसको हम देखेंगे तो निजाम शाही किसकी राजधानी है, तो निजाम शाही जो है अहमदनगर की जो है वह राजधानी है, सॉरी अहमदनगर जो है उसकी राजधानी है निजाम शाही जो राज्य है। कुतुब शाही की राजधानी क्या है, तो कुतुब शाही की राजधानी है आपको गोलकुंडा जो है वह राजधानी है। इमाम शाही की राजधानी क्या है, तो इमाम शाही की राजधानी है आपको बरार जो है वह राजधानी है। डी जो दिया है आदिल शाही की राजधानी जो है राज्य जो है उसकी राजधानी जो है वह है बीजापुर, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए का 3, यानी कि ए का 3 बी का 1, ठीक है। हाँ तो ए होगा इसका उत्तर जो है वह कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा स्पष्ट नहीं है, जो नेट जो है अभी स्पष्ट इसका उत्तर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ अब। तो इसमें भी आपको बताना है कौन से यात्री जो है किसके यानी कि विजयनगर के शासक यह है दिया हुआ है। तो यह पूरे के पूरे विजयनगर के शासक है, उनके दौरान जो है यह यात्री जो है यह आए भारत में। तो उसका जो है अब मिलान करना है कि कौन सा यात्री किस राजा के काल में जो है वह आया हुआ है। चलिए तो पहला जो है इसका जो उत्तर होगा वह दिया हुआ पहला जो यानी कि निकोला डी कॉन्डी, ठीक है। निकोलो डी कॉन्डी जो है वह कहाँ के यात्री थे, यह आपको बताना है कि यह कब आए थे। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ए। तो इसका उत्तर आपको होगा देवराज प्रथम के समय में जो है वो आए थे, ठीक है। प्रथम के समय में आए थे कौन, निकोलो डी कॉन्डी, ठीक है।
चलिए, इसके साथ ही डोमिंगोज पेज पेज, ठीक है, ये कब आए थे? आपको कृष्णदेव राय के समय में आपको आए थे। सी है फ्रेनरो नुंज, आपको कब आए थे? तो यह आए थे आपको अच्युत राव के समय में जो है वो आए थे। अब्दुल रज्जाक जो है वह कब आए थे? तो यह आपको आए थे देवराज द्वितीय के समय में आपको आए थे, ठीक है। चलिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम कीजिए, यानी कि इमारत दिया गया है और यह कब कब बना है, इसको लेकर आपको बताना है। तो इसको यानी कि उसका कालक्रम आपको बताना है, कौन सा पहला जो है वह बना हुआ है, कौन सा बाद में बना हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या है, पहला देखिए पहला दिया हुआ है कि एतमाद उद दौला मकबरा है, इसके बाद हुमायूं का मकबरा है, इसके बाद आसफ खान का मकबरा है, और इसके बाद ताजमहल, ठीक है, ताजमहल भी मकबरा है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो आपका जो इसमें उत्तर होगा वह होगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। तो यह आपको कब है? आपको 1565 से लेकर 1570, ठीक है। चलिए 1570। इसके बाद आपको क्या है, एतत उल दौला दौरा का मकबरा है, जो कब है? आपको 1626, 1626 ईस्वी में आपको यह बनाया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको आसफ खान का मकबरा कब है? आपको तो यह आपको कब है, या यह इससे पहले आपको ताजमहल बन चुका था, ठीक है, ताजमहल तो 1641 से लेके 1645, ये समय लगा था, बड़ा है ना इसलिए, और ये भी समय लगा था आपको 5 साल। हुमायूं का मकबरा भी, ठीक है। चलिए, और यह होगा चौथा, जैसे कि आपको पता लगे आसफ अल खान जो, यानी कि चौथा ही आपको होगा 1631 से आपको 1653 तक। तो देख सकते हैं काफी कितना डिटेल में आपको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको जो नेट का एग्जाम जो अब देते हैं यूजीसी का, तो हिस्ट्री का पेपर 2 का, तो आप ध्यान से आपको जो है चीजें जो है आपको करना होगा, और काफी मेहनत भी आपको इसमें करना होगा। चलिए इसके बाद आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर किताब का नाम दिया हुआ है, और उसके लेखक जो है वह दिया दिया गया है। तो इसके लेखक आपको बताना है। तो अबुल फजल है, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा, यह तो सबको पता होगा, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने आपको क्या लिखा था? तारीख ए फिरोज शाही, जो इन्होंने लिखा था तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा था? आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? अब बादशाह नामा जो है इन्होंने लिखा था। और खाफी खां ने क्या लिखा था आपको? तो चौथा जो है मुंद मुंतखब उल लुबाब जो है इन्होंने लिखा था, यह किताब जो है यह लिखा था। चलिए तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 28 का उत्तर जो हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा बी, आपको हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं में से कौन से युग में जो है वह सही है, इसको लेकर आपको बताना है। यानी कि अकबर कालीन यह सारा जो घटना है वो अकबर के समय में हुआ है, और कौन सा पहले हुआ है, यानी कि सुमिलित नहीं है, सॉरी सुमिलित नहीं है, यानी कि जो गलत है उसको आपको बताना है। चलिए तो इसमें आपको देखना है। तो पहला जो घटना है मेड़ता का हस्तगत घटना है। इसके बाद क्या है? असीरगढ़ का घटना है। इसके बाद गोलवाना का विजय, और इसके बाद उड़ीसा का विजय जो है वह दिया गया है। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी होगा, ठीक है, डी इसका उत्तर होगा। यानी कि यह जो है वह गलत है, ठीक है। उड़ीसा का विजय जो है वह दिया गया है, जो वह गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उड़ीसा का विजय जो है वह कब हुआ था? 1500 सॉरी 92 में हुआ था, यानी कि 1592 में आपको जो है वह हुआ था। और यह किसके द्वारा जीता गया था? यह मान सिंह द्वारा जीता गया था, याद रखिएगा। यह अकबर ने नहीं जीता था, लेकिन अकबर का कार्य करते हुए मान सिंह ने इसको जो है वह जीत दिलाई थी अकबर को, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है 30 नंबर, यानी कि 30वां प्रश्न हमारा जो है वो पहुंच चुका है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसको जो है देखते हैं। चलिए
तो पहला जो है नैरोजी, जो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का नाम जो है वह दिया गया है, और यह बताया गया है कि किसका जो है वह पत्रिका या समाचार पत्र जो है किससे रिलेटेड है, इसको हम देखते हैं इसमें। चलिए, तो इसको हम देखते हैं, यानी कि नैरोजी। नैरोजी ने, आपको पता होगा कि इन्होंने क्या लिखा था। नहीं नहीं, इसमें जो कह रहा है यानी कि सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर को इसमें बताया गया है। तो नैरोजी ने आपको आपको पता होगा कि ड्रेन थ्योरी जो है उन्होंने बताया था आपको। ड्रेन थ्योरी यानी कि कैसे अंग्रेज जो है भारत को जो है लूटे हैं, उसके बारे में नैरोजी ने जो है वह बताया हुआ था। तो यह ये दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो इसका जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा, आपको बी होगा, इसका उत्तर बी होगा, यानी कि ए का यानी कि दो होगा, ड्रेन थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे ड्रेन ड्रेन ही सिर्फ दिया था, इससे कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, ठीक ना। तो ड्रेन थ्योरी यानी कि धन धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दिया हुआ था। इसके बाद तिलक, तिलक ने क्या लिखा था, तिलक ने आपको पता होगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि स्वराज, ठीक है, स्वराज इसके बाद है। इसके बाद गांधी ने क्या है, गांधी ने हरिजन पत्रिका, आपको भी पता हो यह तो बात, हरिजन पत्रिका। इसके बाद नेहरू ने आपको क्या है, पंचशील का सिद्धांत जो है लिया था, ठीक है, इसको भी आपको देखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है पुर्तगालियों का जो है व्यापारिक ठिकाना जो है वह नहीं था, ठीक है। यानी कि इसमें से कौन सा स्थान जो है जो बताता है कि व्यापारिक ठिकाना जो है पुर्तगालियों का नहीं था, यानी कि इन चारों जो है लगभग जो है वह पुर्तगालियों का ठिकाना है, चारों में से तीन, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पुर्तगालियों का ठिकाना जो है वह नहीं था। तो कोच्चि जो है वह नहीं था, ठीक है, यह जो है वह नहीं था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था। देखिए बक्सर जो स्थान है यानी कि बिहार में यह है, तो यह पूछ रहा है कि बक्सर में कौन जो है अंग्रेजी पढ़ाता था। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इसको यह पूछा गया है। चलिए, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी होगा, यानी कि मीर कासिम जो है ये इसका उत्तर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह कब पारित हुआ, इसको आपको बताना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, यानी 1781, या बी उसका दिया है 1784, सी है 1786, या डी है 1788। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा, आपको बी होगा, ठीक है। 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह पारित किया गया, ठीक ना। और अधिनियम के द्वारा जो है द्वैध शासन की शुरुआत जो है वह की गई। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया, आपको जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन है उसकी शुरुआत जो है वह किया गया, ठीक है। चलिए इसके साथ ही अब आगे हम बढ़ते हैं। कामागाटा मारू, ठीक है, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ हुई थी, ठीक है। कारामागाटारू मारू जो है एक जहाज है, ठीक है, आपको पता होना ऐसा ही है। यह क्या है, यह एक जहाज है, ठीक ना। और इस जहाज पर क्या है, आपको पंजाबी जो है पंजाबियों को जो है अंग्रेज जो है वह ले जाया करते थे, ठीक है। आपको यह नाम जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह भी पूछता है कि कारामागाटारू जो है वह क्या है, ठीक है, तो यह एक जहाज है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पे क्या, इसका उत्तर जो है वह क्या होगा आपको, तो इसका उत्तर जो होगा वह सी होगा, यानी कि बजबज जो है इसका सी जो है वो उसका उत्तर होगा। एक बार मैं एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। तो तो ध्यान से सुनिएगा। तो कामागाटारू मारू जो है वह जहाज पर सवार पंजाबी गद्दरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी, ठीक है। चूंकि 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीत सिंह ने कारामागाटारू मारू जहाज के भाड़े पर लेकर कनाडा जो है लेकर गए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है कनाडा जो है लेकर गए, कनाडा जो है इसको कहाँ पर लिया जा रही थी जहाज, कनाडा, ठीक है। कनाडा जो है वह बसने के लिए जो सिख है उसी समय जो है वह जा रहे थे 1914 में ही, ठीक है।
1914 में ही, सोचिए, ठीक ना, 1914 में ही। परंतु कनाडा सरकार ने इस यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति जो है वह नहीं देते हैं, ठीक है, रोक देते हैं। और अंत में 1914 में आपको क्या है, कलकत्ता के बजबन नामक स्थान पर लौट गया, यानी कि फिर से कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर जो है वह लौटते हैं। और यहीं पर जो है उन्होंने क्या है, ब्रिटिश सेना के मध्य जो हिंसक झड़प हुई और 19 यात्रियों को गोली लगने से क्या हो गई, यहाँ पर मृत्यु जो है हो गई। और इस घटना को गदर आंदोलन के उपप्रेक्ष्य रूप में कार्य जो है वह किया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि भारत योजना आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष जो है वह हुई थी, 35 जो है यह देखते हैं। तो भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपको यानी कि 1950 में जो वह की गई थी, 1950 में, ठीक है। तो सी इसका जो है वह उत्तर होगा। तो इसके साथ ही आपको हम बता दें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आर्थिक नियोजन समिति गठित की थी, ठीक है। आर्थिक नियोजन समिति जो है वो गठित की गई थी, जिसका जो लीडर यानी कि कौन सा लीडर जो अध्यक्ष थे, तो JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको भी याद रखना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, तो इसी समिति के सिफारिश पर आपको 15 मार्च 1950 में आपको यही योजना आयोग की जो है वह गठित किया गया। योजना आयोग का जो है वह गठन किया गया। और इसी का जो है देखते हुए क्या है, वर्तमान में इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे आपको क्या कर दिया गया, वर्तमान में 2015 में आपको, जैसे कि आपको पता भी होगा यह बात, नीति आयोग की जो है वह घोषणा की गई। ये नीति आयोग यानी कि नाम जो है वह बदलकर नीति आयोग जो है वह कर दिया गया। चलिए ठीक है। इसके साथ ही अब हम 36 नंबर जो प्रश्न है उस पर हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे दो वही चीज जो है मैं बताना है आपको कि ये जो है रिलेटेड है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, जो पहले से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। इसमें लिखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया, ठीक है। यानी कह रहा है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना जो थी, जब देश आजाद हुआ, यानी कि दूसरा ही जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या है, भारी उद्योग के पक्ष में जो है बदलाव को चिन्हित किया कि नहीं, सही या गलत है आपको बताना है। इसी क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक जो है वह माना गया। आयात को यानी कि बंद करना जो है वह आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक जो है वह माना गया। यह सही है या गलत आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी होगा, यानी कि ए और आर दोनों जो है वह सही है, यानी कि दोनों जो बात है वह जो है वह सही है, ठीक है। चलिए 37 नंबर है आपको, तो निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम जो है वह बताए, ठीक है। सही अनुक्रम बताए, यानी कि जब आपको इसका जब डेट आपको याद होगा तभी आप इसका अनुक्रम जो है वह बता पाइएगा। चलिए ठीक है। तो इसका अनुक्रम जो है वह होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको कब हुआ था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है, पहली लड़ाई जो है वह कब हुई थी? 1526 में हुई थी, ठीक है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई ऐसा ही समझ में आ रहा है कि पहला अगर यहाँ पे दिया है तो पहला कौन सा उत्तर होगा? चौथा वाला आपको क्या है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो उत्तर वहाँ ही अजीब ही दिया है, ठीक है। पानीपत का पहली लड़ाई यानी 1526 और यह है 1500, आपको कब होगा? यह है 1527, यानी कि 1 साल बाद ही जो है वह यह होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको कनौज की लड़ाई जो है वह होती है तीसरा पर 1540 में, ठीक है। और इसके बाद आपको खानवा की लड़ाई जो है वह होती है 1700, बहुत ही बाद में आपको 1761 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 38 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यानी कि कालानुक्रम अगर आएगा तो इसका क्या मतलब, उसके पीरियड के अनुसार जो है वह कौन सा इतिहास में पहले घटना हुई थी उसके अनुसार जो है वो आपको बताना है, ठीक है। व्यवस्थित कीजिए यानी कि क्या है, सजाइए, ठीक है।
तो नीचे दिए गए कुटों पर अपना सही उत्तर जो होगा बताए। तो खजाइन उल फुतूह, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी होगा, ठीक ना। इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, जैसा दिया है वैसा ही आपको सही है। पहला का पहला सही है, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, और चौथा का जो है वह चौथा जो है वह सही है। तो इस पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो राइटर है आपको मैं बता दूं, तो पहला यानी कि पहला जो किसने लिखा था, तो पहला जो लिखा था उनका नाम है अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखा था। दूसरा जो है किसने लिखा था आपको, तो शेख रिजुकुल्ला मुस्ताकी जी ने जो है ना उन्होंने लिखा था, ठीक है। किसके समय में, शेर शाह के समय में। दूसरा क्या है, शेख शेख रिजुकुल्ला, ठीक है, रिजुकुल्ला। और ये क्या है, मुस्ताकी। तीसरा है आपको, तीसरा आपको कौन है, नियाजुद्दीन अहमद, सॉरी निजामुद्दीन निजामुद्दीन अहमद, यानी कि इन्होंने क्या है तबकात ए अकबरी जो है इन्होंने लिखा था। चौथा है आपको, और कब लिखा था, अकबर के समय में इन्होंने लिखा था, अकबर के समय में, ठीक ना। चौथा है आपको, मासिर ए जहांगीरी किसने लिखा था, तो यह लिखा था कामगार खां ने, ठीक है। कामगार खां ने जो है यह लिखा था जहांगीर के समय में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना सही क्रम में जो है वह करें। तो यह संस्था दिया गया है, इसकी स्थापना जो है वह सही क्रम में आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे पहले जो स्थापना जो है वह हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको जो है वह कलकत्ता हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा कलकत्ता पहले आपको हुआ था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी, ठीक है, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, 1781 में, ठीक है, 81 में। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो निर्माण जो है वो यानी कि अंग्रेजों ने ज्यादा ध्यान जो है वह देना आपको कलकत्ता में ही शुरू किया था, क्योंकि वहाँ बंगाल और गवर्नर हुआ करते थे ना, तो इसीलिए। तो 1784 में 1804 ईस्वी में आपको किया गया था। इसके साथ ही अब देखेंगे जो इसके बाद आपको कौन सा होगा, तो इसके बाद आपको बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज होगा, यानी कि 1791, यानी कि 1791 ईस्वी में आपको यह हुआ, ठीक है। इसके साथ है फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको कब हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज आपको कब है, 1800 ईस्वी में आपको होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब 39, सॉरी यह कब है, 40वां नंबर पे, ठीक है, 40, और यहाँ पे 10 सिर्फ रह गया है, और 10 हो जाएगा तो हमारा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम जो है वो बताना है आपको, कौन सा यह प्रकाशन, यानी कि दिया गया है ग्रंथों के प्रकाशन, यानी कि कब वो पब्लिश हुआ है, यानी कि कब वह पब्लिश हुआ है, तो उसके आधार पर जो है वह बताना है कि कौन सा पहले जो है वह आया है, ठीक है। चलिए, तो आपको अब बताना है, इसका जो उत्तर जो होगा वह होगा, आपको पहले तो आपको जानना चाहिए कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। 40, ठीक है, 40 का जो उत्तर होगा वह होगा आपको सी होगा, ठीक है, सी होगा, ठीक है। तो नील दर्पण जो है पहला होगा, नील 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 दर्पण। तो नील दर्पण किसने लिखा था आपको, दीन बंधु मित्र ने आपको लिखा था 1860 में, यह तो आपको पता होगा, ठीक है। आनंद मठ कब लिखा गया था आपको, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आपको पता होगा यह, तो 1882 में, ठीक है। इसके बाद गोदाम जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था, जैसे कि आपको पता होगा नहीं। इसके बाद गीतांजलि है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या है, गीतांजलि है 1910 में। 1910 में कौन लिखा था गीतांजलि आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसके बाद क्या है, मुंशी प्रेमचंद का जो है वह दिया हुआ है, तो मुंशी प्रेमचंद का इसके बाद जो है वह लिखा गया। डेट जो है लगभग सेम ही है, ठीक है, इनका डेट का क्लियर नहीं है, चौथा, ठीक है, फोर्थ में इनका लिखा गया।
चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कृषि आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम जो है वह बताना है। तो इसका सही ऐतिहासिक क्रम जो है कृषि आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो इसका सही क्रम जो है वह होगा आपको डी होगा, ठीक है। यानी कि पहला जो है पाबना आंदोलन जो है वह हुआ था, यानी कि 1873 से लेकर 76 तक, ठीक है। आपको डेट अब याद रखना होगा। और इसका कौन थे, आपको ईश्वर चंद्र राय जो है इनके जो आंदोलन करता जो इस आंदोलन के नेता जो है वह थे, ठीक है। चंपारण जो सत्याग्रह था वह हुआ था 1917 में, आपको पता होगा। और इसका कौन है, महात्मा गांधी है। चलिए आपको पता होगा यह। भोपाल विद्रोह कब है, तो भोपाल विद्रोह है आपको 1921 में, यानी कि तीसरा स्थान पे यह होता है। और इसका कौन है, आपको अल्ली मुस्लियार, ठीक है। अल्ली मुस्लियार जो है इसके जो है वह है, ठीक है। इसके एवं एक्का आंदोलन जो है वह कब हुआ था, एक्का आंदोलन यह है 1921 से लेकर 1922 में, उसी के आसपास जो हुआ था। और एक्का आंदोलन के कौन नेतृत्व करते थे, तो मदारी पासी थे, मदारी पासी जो हुआ थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर वही बताना है जैसे कि ये पढ़ रहे थे। चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट अब हम। तो कृषि के वाणिज्यकरण ने कृषि वर्ग में और भी विभेद कर दिया, ठीक है। आगे दिया है कि कृषि की वाणिज्यकरण से कृषि वृद्धि जो है वह हुई, ठीक है। यानी कि बिजनेस के फॉर्म में लाना, उसी को यह कह रहा है वाणिज्यकरण, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, इसको हम देखते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा 42 का आपको, तो इसका उत्तर आपको बी होगा, ठीक है। ए और आर जो है वह दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या जो है वह नहीं है। यानी कि ये दोनों सही है, ठीक है, लेकिन इसका सही व्याख्या जो यानी कि एक्सप्लेन जो है वह नहीं किया गया, ठीक है। चलिए यानी कि इसमें यह कह रहा है कि इसका वाजीकरण तो हुआ, ठीक है। तो इसमें यह बोल रहा है कि कृषि का वाजीकरण भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम था, ठीक ना, जिससे कृषि वृद्धि हुई, परंतु कृषक वर्ग में विभेद हो गया। यह सही बात है, ठीक है, कृषक वर्ग में विभेद हो गया। उल्लेखनीय है कि कृषि के वाणिज्यकरण के कारण धीरे धीरे क्या है, कृषि व्यापारियों पर निर्भर होते गया, ठीक है। कृषि जो है वह किस पे भी निर्भर होता गया, वृद्धि नहीं होकर कृषि व्यापारी जो होते थे उन पर निर्भर हो गया। और व्यापारियों को किसान क्या है, और व्यापारियों ने क्या किया, किसान को क्या है, गरीब बना दिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे यह है कि इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन जो है किसके द्वारा जो हुआ किया गया। तो इटली का जो एकीकरण, यानी कि एकीकरण क्या है, यूनिफिकेशन, ठीक है, यूनिफिकेशन, ठीक है, इसका इंग्लिश होगा। यानी कि एकीकरण, यानी कि इटली जो बटा हुआ था उसको क्या है, उसको क्या है, हम जो है जो बटा हुआ था उसको क्या है, हम मिलान जो है वह करते हैं। यानी कि एकजुट करने का कार्य जो है वह किसने किया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया। तो आपको पता होगा इसका नाम जो है वह बहुत ही बड़ा नाम है, मैजनी, ठीक है। मैजनी इनका जो है वह नाम है दिल्ली के, ठीक है। और इन्होंने यंग इंडिया का क्या जो है वह गठन जो है वह किया था। और भी नाम है, ऐसा नहीं कि इन्होंने मैजनी ही ने किया था, लेकिन और भी नाम है। तो इनका नाम जो है यंग इंडिया जो है वह था, ठीक है। इनका पूरा जो नाम था वह था जोसेफ मैजनी, ठीक ना। इनका पूरा नाम था जोसेफ मैजनी, जो कि करण का श्रेय जो है इनको दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही श्रेय जो मैजनी, इसके साथ ही काबूर भी थे, जैसे कि मैंने बताया काबूर है, ठीक है। और इसके बाद है गैरीबाल्डी जिसने रेड शर्ट जो है वह बनाया। रेड शर्ट जो सेना है एक तरह से, माने विद्रोहियों को इन्होंने बनाया था रेड शर्ट, गैरीबाल्डी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 44 दिया है कि इसमें भी वही चीज बताना है आपको। चलिए एक्सप्लेनर दिया हुआ है, इसको फिर से हम करते हैं। तो भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही, ठीक है। और आर जिसका कारण जो है वह बताया गया है कि भारतीय कृषि समाज की संरचना जो है वह जटिल थी, इस वजह से यह बनी रही, ठीक है।
तो इसका उत्तर जो है वह क्या है, इसका उत्तर जो होगा बी होगा, यानी कि ए जो है वह सही है, परंतु जो आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वह गलत है। ठीक है, चलिए तो इसका जो एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि इसमें लिखा है कि भारत में व्यापक भौगोलिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण जो है प्रभावी था, और भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय में एक दूसरे से निर्लिप्त थे, परंतु भारतीय किसान समाज की संरचना से कभी जटिल नहीं थी। ठीक है ना, और कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता था और उसकी निजी जरूरतों को अन्य वर्गों तक पूरी की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 45 नंबर है, नीचे दो व्यक्ति दिया गया है, वही चीज बताना है। चलिए मेरे टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको पढ़ता हूँ। तो मोरलैंड के अनुसार भारत के निर्यात का बड़ा भाग जो है वह सूती वस्त्र था। ठीक है, अब आगे दिया है कि इसका कारण क्या है, कि बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र जो है प्रमुख रूप से भारत में लाए जाते थे। यानी कि काबुल से उन्होंने बताया कि देखिए मैरीलैंड के अनुसार जो भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग क्या है, सूती वस्त्र है, और यहाँ पे बाबर का उल्लेख किया है कि काबुल में जो है सूती वस्त्र जो है प्रमुख रूप से कहाँ से लाए जाते थे, भारत से। तो इसका यह जो दिया गया वो सही है कि नहीं, इसको हम देखते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए होगा, ए आर दोनों सही है। ठीक ना, ए और आर दोनों सही है, और ए का जो है वह सही व्याख्या जो है वह दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि 46 नंबर है। ठीक है, 46 नंबर, और 2-3 प्रश्न ही रह गया है। चलिए 50 हमारा पूरा होने, आपका कितना अभी तक सही हुआ है आप जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो रूसो जो है वह किससे है, तो रूसो का संबंध बताना है आपको। यह जो है दार्शनिकों का नाम जो है वह दिया हुआ है, इसके अनुसार जो है आपको बताना है। ठीक है, तो रूसो क्या है, दार्शनिक है। तो इनका संबंध किससे है, तो यानी कि जनरल विल से। ठीक ना, सही है कि गलत, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। रूसो ठीक है, हाँ ठीक है, जनरल विल से इनका संबंध जो है वह बताया गया। ठीक है, इसके बाद मार्क ब्लॉक, यानी कि मार्क ब्लॉक से क्या है, ये है सामंत शाही से इनका जो है वह रिलेटेड इनको करेगा हम। ठीक है, इसके बाद एफ एंजल्स किससे संबंधित है, इसके बाद क्या है, यह समाजवाद से यह संबंधित है। ठीक है, एफ एंजल्स। ठीक है, एफ एंजल्स कौन है आपको, एफ एंजल्स मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स एंड एफ एंजल्स, इन दोनों ने ही क्या लिखा था, इन दोनों ने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है इन दोनों ने लिखा था, याद रखिए ये। ठीक ना, एफ एंजल्स और कार्ल मार्क्स, इन दोनों ने, ज्यादा कार्ल मार्क्स का नाम आता है, ये दोनों दोस्त ही थे, इन दोनों ने ही लिखा करते थे दोनों साथ में। कार्ल मार्क्स जो थे वो थोड़ा संपन्न परिवार से नहीं थे, लेकिन एंजल्स जो है ज्यादा धनी परिवार से थे। तो यह पूरा का पूरा जो खर्चा जो है वह किया करते थे, यानी कि दिया करते थे। ठीक है, एम एन श्रीनिवासन, यानी कि डी जो है इसका उत्तर जो है वह क्या होगा, एम एस श्रीनिवासन, इसका जो उत्तर जो है वह किससे जुड़ा है, संस्कृतिकरण से जो है वह बताया गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए 47 नंबर है, नियति के साथ भेंट किसने की था। यह प्रश्न और भी इसके ऊपर है, ऐसा नहीं यही प्रश्न नहीं है। ठीक ना, तो इसको हम बाद में करेंगे। इसका जो प्रश्न मैं अलग से आपको फोटो में लेकर आपको सेंड कर दूंगा पूरा का पूरा आपको। चलिए आगे है कि साम्यवादी नारा जो है क्यों असफल रहा, साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट, याद रखिएगा, साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट, और सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, दोनों में अंतर है, आपको यह बात ध्यान में रखना है। तो क्या है, तो 48 का क्या होगा, उत्तर यह होगा कि यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था, यानी कि इसको बताया गया है कि साम्यवादी नारा जो इसलिए असफल रहा क्योंकि यह भ्रांतिपूर्ण रीति से क्या है, विचारित जो वह किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे यानी कि 49 है हमारा, भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है वो कैसे उभर कर सामने आया।
तो यह आपको बताना है कि प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है भारत का कैसे निकल कर सामने आया, तो इसका उत्तर जो होगा वो ये होगा, यानी कि प्रजातांत्रिक सरकार और नीति के विकास के माध्यम से, यानी कि प्रजातांत्रिक मतलब यह बता रहा है कि भारत का प्रजातांत्रिक जो स्वरूप है कैसे पता चला, यानी कि पूरे दुनिया के सामने निकल के आया है कि यह प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है वह है। ठीक है, तो क्या है, तो इसका प्रजातांत्रिक सरकार हमारे कहाँ बनी, इसके साथ नीति के विकास यानी कि तथा यानी कि उस नीति जो बनाया गया क्या है, प्रजातांत्रिक काफी बनाया गया। इससे क्या है, हमें पता लगा कि हमारे देश जो है पूरे दुनिया को क्या है, प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है वह है। ठीक है, चलिए 50वां हमारा जो है कि स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन जो है किस प्रकार हुआ, यानी कि स्वतंत्र भारत का जो है जो पुनः गठन जो है कैसे हुआ, इसको बताया गया है। तो इसको आपको उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि राज्यों के भाषा आधारित पुनर्गठन के द्वारा या उद्योग तथा कृषि विकास के द्वारा या भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका उत्तर क्या होगा, आपको सी होगा। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी होगा, यानी कि भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के द्वारा। ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत का पुनः गठन जो है भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के पुनः द्वारा हुआ, जबकि राज्यों का पुनः गठन, देखिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, तो राज्यों का पुनः गठन कैसे हुआ, ठीक है, इसको बताना है। तो किसके आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन जो है वो राज्यों का जो है वह किया गया, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है, यानी कि राज्य पुनः आयोग भी बनाया गया। ठीक ना, आयोग, और इसकी जो स्थापना जो है कब हुई थी, 1956 में। ठीक ना, चलिए तो ये हमारा एंड हो गया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि क्विक एग्जाम अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, क्विक एग्जाम अड्डा अभी तक आपने किया नहीं किया होगा तो इसके साथ ही आगे यह पहला सेट है और दूसरा तीसरा और काफी लंबा हम सेट यहाँ पर आपको ले जाने वाले हैं। कम से कम 20 से 25 सेट जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जो है वह है अंकित सिद्धार्थ। मैंने आपको नाम नहीं बताया, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हर जगह आपको अंकित सिद्धार्थ। तो क्विक एग्जाम अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम पे मुझसे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको बाकी जो प्रश्न होगा मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप अध्ययन जो है बढ़िया से जो है वह कर पाइएगा। ठीक है, और एक पीडीएफ मैं वैसा सेंड करूंगा जिसमें आपको क्या है, आपको उत्तर जो है वह नहीं दिया रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही आपको रहेगा, और इसके साथ ही जो इस पे मैंने लिखा हो उसको भी मैं सेंड कर दूंगा, जिससे आपको उत्तर भी जो है आप देख सकते हैं, और बाद में आप खुद से भी प्रश्न जो है वह लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।